काफ़ी अर्से के बाद आपसे मुखातिब हूँ। फिर इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर से मैं बहुत खिलाफ था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ख़ास तौर से पढ़ाया जाए, लेकिन बहरहाल अब कोई चारा नहीं है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो शुरुआत में बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो शायद हम पढ़ चुके थे उसको उसके बारे में क्या जानते हैं। जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में वो ये है कि ये पहला मॉडल है जो कि क्वांटाइज्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले जो रदरफोर्ड ने बहुत आसानी से न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल पेश किया था, जो कि हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने साबित किया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये दो तीन बातें कहता है, उससे दो तीन बातें क्लासिकली पूछ ली भी जाती हैं कि वो ये बताए कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द ऑर्बिट, एक चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो हर सूरत में वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा तो एटम अनस्टेबल है। और दूसरी खास बात यह है कि जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली में मालूम हुआ कि स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इसलिए उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए बोहर ने अपना क्वांटाइज मॉडल पेश किया, और बोहर ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल जीनियसरी और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए इसे एक्सप्लेन किया। तो हम पहले उसके मेन पॉस्टुलेट्स स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि बोहर ने मेनली जो है दो पॉस्टुलेट्स प्रेजेंट किए थे, और उन दोनों पॉस्टुलेट एक्चुअली उन दो ड्रॉबैक्स का जवाब थे जो कि रदरफोर्ड के मॉडल में मौजूद थे। पहला कॉन्सेप्ट था, उसने कहा था कि देयर मस्ट बी स्टेशनरी ऑर्बिट्स। व्हाट्स न्यू? स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब ये हुआ कि अराउंड द न्यूक्लियस जो पूरी की पूरी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ चंद मखसूस प्रिविलेज ऑर्बिट्स के द्वारा अंदर ही मूव कर सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, वो क्वांटम कंडीशन को जो कि बोहर ने पेश की है। और वो क्वांटम कंडीशन ये थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हर सूरत में मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 के, यानी h/2 का हाफ नहीं सकता कोई भी मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम h/2 का 0.4 नहीं सकता, h/2 का 0.5 नहीं सकता। इट हैज़ टू बी 1 h/2, 2 h/2 चाहिए, इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। तो हम इसके लिए हम एन रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये थी कि दौरान इस पूरी मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन किसी भी किस्म की कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि दीज पार्ट्स आर कंप्लीटली नॉन रेडिएटिव। जब हम ये जुमला कहते हैं तो फौरन ही क्लासिकली तो ये इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फिजिक्स विच इज क्वांटम। अच्छा, अब ये जो बात उसने की है कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो n/2 के बराबर होना चाहिए, तो इसकी कोई बेसिक मैथमेटिकल बेसिक्स होनी चाहिए, अदरवाइज इस दावे को बातिल समझा जाएगा, इसे माना नहीं जाएगा। तो हम इस सूरत में कंडीशन सपोज करते हैं कि अ केस ऑफ ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसमें जो है हम एक इंस्टेंट टी पर सपोज करते हैं कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ने एक्स फादर देगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके दिमाग में अगर नहीं आ रहा तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो स्प्रिंग मास की जो इक्वेशन सॉल्व की उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें मालूम है इस इक्वेशन में है कि वो बराबर होता है h=a sin 2π ठीक है, ये उसका फार्मूला निकला था फाइनली। साइन की जगह कॉस भी कुछ बुक्स में शो किया गया। हम साइन से स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये मालूम है कि इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर रहती है k=12 mv², के v को हम इन टर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे dx/dt का होल स्क्वायर, x हमारे पास मौजूद है। जबकि टोटल एनर्जी जो होगी इस सिस्टम की जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का है वो बराबर होगी E=12 m, और ये आ जाएगा आपका dx/dt जगह 2π/μ का होल स्क्वायर। जबकि ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि मीन पोजीशन से एक हार्मोनिक ऑसिलेटर तय कर सकता है। अच्छा, जो एनर्जी को अगर हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो आप फाइनली रिजल्ट जो हमारे पास आएगा E=2π²μ²a²n। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जो प्लांक्स ने जो पेश की थी उसके मुताबिक एनर्जी हैज टू बी क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि इट मस्ट बी आल्सो मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर्स। तो उसका मतलब ये टोटल एनर्जी जो है ये हर सूरत में एच म्यू जो कि एक प्रोटॉन की एनर्जी होती है उसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगी, जिसे मैंने एन एच म्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों तरफ से म्यू और म्यू खत्म कर दें तो ये बराबर हो जाएगी एन एच इजिकल टू 2π² μ a² m।
दोबारा मैं रिपीट कर दूं, किसी के दिमाग में अगर ना आ रहा हो, क्वांटम थ्योरी का मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं हो सकती। एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। अगर एक फोटोन की एनर्जी एच म्यू के बराबर है तो इट हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ एन एच। टोटल एनर्जी जो हर सूरत में एन एच म्यू के बराबर होगी। मोमेंटम किसी भी वक्त टी पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, पी एक्स इक्वल टू एम डी एक्स अपॉन डी टी, जबकि पूरी इक्वेशन बराबर हो जाएगी एम टू पाई म्यू ए कॉस टू पाई म्यू टी के। अच्छा, लेट्स सपोज कि हम सपोज कर लेते हैं कि एम टू पाई ए जो है बराबर है बी के, एक कांस्टेंट सपोज कर लिया। इस कंडीशन में मुताबिक पी एक्स जो बराबर होगा बी कॉस टू पाई म्यू टी के, और पी एक्स अपन भी बराबर होगा कॉस टू पाई म्यू। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे? इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ कि एक तरफ कोसाइन आ जाए, क्योंकि साइन की क्वेश्चन हमारे पास टू पाई म्यू टी में फर्स्ट इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की मौजूद है। और जब मैं इन दोनों को स्क्वायर करके सम करूंगा तो रिजल्ट आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। कैसा एलिप्स होगा? ये एलिप्स ऐसा होगा कि इसके जो वाई एक्सिस पर जो है मोमेंटम होगा और इसके एक्स एक्सिस पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं किसी भी वक्त एक छोटा सा स्क्वायर बनाऊं, इस पोर्शन लूं जिसकी विड्थ जो है एक्स एक्सिस में डी एक्स के बराबर हो, जबकि उसका जो मोमेंटम हो पी एक्स के बराबर है, तो इस छोटे से स्क्वायर का जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूले के मुताबिक बराबर होगा पी एक्स इंटू डी एक्स। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं विद द होल एलिप्स तो मुझे पूरे एलिप्स का तो ये दे देगा जो कि बराबर होगा पाई ए स्क्वायर बी के। ए से मुराद सेमी मेजर एक्सिस सही, और बी से मुराद सेमी माइनर एक्सिस। जब ए और बी को मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो बराबर हो जाएगा टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी एम के। यहाँ पर जो है ये एम्पलीट्यूड वाला है और ये बराबर होता है एन एस के, जो कि हम पहले ही पिछली स्लाइड में चेक कर चुके हैं। अच्छा, एंगुलर अगर इसी को मैं एंगुलर मोमेंटम कंडीशन बनाऊंगा तो अगर मैं इस हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक ऐसे इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दूं जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हम कर चुके हैं और उसको भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित किया उसके प्रोजेक्शन को, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, उसको रिप्लेस करूं, तो फिर यही इक्वेशन जो है वो बदल जाएगी। लीनियर मोमेंटम के बजाय ये एंगुलर मोमेंटम पी फाइव आ जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट लीनियर उसकी जगह डी फाइव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एंड स्टिल द कंडीशन वैलिड, ये बराबर होगा एन एच के। जबकि मुझे मालूम है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर होता है आई इंटू ओमेगा के, जबकि आई जो है वो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो। अच्छा, अगर हमने सपोज किया हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट होगा। इस कंडीशन के हिसाब से आपका जो एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल साइन से पी फाइव बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डी फाइव। अच्छा, मैक्सिमम जो मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एंगुलर वो जीरो हो सकता है, और मैक्सिमम पूरे सर्कल का टू पाई होगा। ये लिमिट्स लग जाएंगी और लिमिट्स लगाने के बाद जब मैं जो सॉल्व करूँगा तो ये आएगा पी फाइव इंटू टू पाई के, और ये बराबर है हम मालूम कर चुके हैं कि एन एच के फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक। इस लिहाज से जो ये बराबर होगा पी फाइव इंटू एन एच अपॉन टू पाई। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिट विच आर अलाउड मस्ट हैव एंगुलर मोमेंटम विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। तो जो कंडीशन जो हमने डिफाइन की थी मैथमेटिकली हमने साबित भी किया। उसके बाद बोहर ने जो है वो रेडियस भी कैलकुलेट किया, जो कि हम पिछली किताबों में पिछली क्लासों में कर चुके हैं। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी मालूम की और एनर्जी मालूम की। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हर सूरत में उस फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए जो कि स्पेक्ट्रल लाइन की आएगी। बोहर ने शो किया मैथमेटिकल कैलकुलेशन के मुताबिक कि ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट द केस। तो उस हिसाब से उसने साबित किया कि ये दावा भी बातिल होगा क्लासिकल मैकेनिक्स का कि दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अब जो है आप लोग ये थोड़ा बहुत जो लिटरेचर रिव्यू था ये अगर किसी के दिमाग में तो सुन लें। आपको इस सूरत में दो तीन चीज़ें करनी है एज एन असाइनमेंट। पहला असाइनमेंट तो ये है कि आपको बोहर रेडियस से कैलकुलेशन करनी है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखानी है, ऑर्बिटल एनर्जी निकाल के दिखानी है। उसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल है बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। अगर किसी के दिमाग में बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल नहीं है तो मैं बस हल्की सी ब्रीफिंग दे देता हूँ, ज़्यादा उतना नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, बोहर के पास चंद जवाब नहीं थे। पहली बात तो उसके पास इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था कि किसी एक लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा और किसी एक लाइन की इंटेंसिटी कम क्यों थी। ये रिप्रेजेंटेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तरह दी हुई थी। दूसरी बात ये अब इन बातों को साबित करने के लिए बोहर ने क्या किया कि अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में जो ड्रॉबैक्स थे इस तरह के वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पा रहा, इंटेंसिटी डिफाइन नहीं कर पा रहा कि ऐसी क्यों है, तो उस सूरत में उसने बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का इशारा लिया और उसने ये कहा कि अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो जो रिजल्ट्स होंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से भी साबित हो सकते हैं, उसके मुताबिक होंगे। और जब इस मुताबिक में तो वहां पर उसने उसकी इंटेंसिटी की एक्सप्लेनेशन को यूज करते हुए अपने मॉडल के ड्रॉबैक्स को खत्म किया।
तो ये आपका असाइनमेंट है, 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें जो है मुझे मेरे ईमेल एड्रेस से मुझे सेंड करनी है। थैंक यू वेरी मच।